नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले हैं सीएम धामी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से 2 घंटे चली है मुलाकात। सियासी हलचल के बीच अहम मानी जा रही है मुलाकात। जिस तरीके से सियासी हलचल उत्तराखंड में बनी है उसको देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड की राजनीति में ठीक ठाक दखल रहता है कोश्यारी का, और कोश्यारी की इस दखल की वजह से ही मुलाकात को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड में जो मंत्री हैं, मंत्रियों के बड़े स्तर पर हैं फेरबदल को लेकर चर्चाएं। कहा जा रहा है कि चर्चाएं इसको लेकर हो रही हैं कि मंत्रियों के फेरबदल किए जाएंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी पिछले कुछ दिनों से माहौल बना हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियां वहां पर काफी तेज हो गई हैं और इसी वजह से लगातार चर्चाओं का जो माहौल है वो भी गर्म है। संवाददाता अभय कंतुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभय, देखिए, भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात सीएम धामी से हुई है, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? और आप ये तो जानते ही होंगे कि भगत सिंह कोश्यारी जो है सीएम धामी के काफी खास और काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में मुलाकात को किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ जो आज मुलाकात चली है, ये उत्तराखंड में राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए राजनीतिक गुरु भी भगत सिंह कोश्यारी कहे जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी को अपना शिक्षण दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जिस समय सियासी सरगर्मियां चल रही है, खासतौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसमें ये मुलाकात काफी अहम यहाँ पर मानी जा सकती है। 2 घंटे की मुलाकात हुई है, दिल्ली में बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इस समय हालात बने हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली दौरे पर हैं। अब केंद्रीय नेताओं से मुलाकात इस समय चल रही है, तो ऐसे में इन मुलाकातों के कई तरह के सियासी मायने प्रदेश में चल रहे हैं। अंततः बातचीत का अभी निष्कर्ष क्या निकला है इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी समीकरण है वो काफी तेज यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो माहौल बना हुआ है, सभी जानते हैं उस माहौल के बारे में। और पिछले कुछ दिनों से जो चीजें चल रही है उत्तराखंड में, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली जाना और फिर भगत सिंह कोश्यारी से उनके साथ मुलाकात करना, तो कहीं ना कहीं कई मायनों पर ये बहुत अहम है। और साथ ही कहा जा सकता है कि भगत सिंह कोश्यारी से भी कुछ जानकारी या फिर राज्य के बारे में उनको बहुत कुछ पता है, उनकी काफी दखल अंदाजी राज्य में रही है। इसी वजह से हो सकता है कि मुलाकात बहुत अहम हो। बिल्कुल, भगत सिंह कोश्यारी अभी उत्तराखंड की राजनीति के बड़े चेहरों में से एक चेहरा है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ पर रह चुके हैं, उत्तराखंड की राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं। और जिस प्रकार से अभी बीजेपी की जो हालात बने हैं, खासतौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पिछले जो घटनाक्रम प्रदेश में घटे, चाहे वो भर्ती घोटाले का मामला हो, विधानसभा में अवैध नियुक्तियों का मामला हो, या फिर इस समय जो ताजा हालात यहाँ पर अर्चिता भंडारी हत्याकांड के बाद यहाँ पर रुकते हैं और जो सरकार की लगातार छवि जो खराब हो रही है, उसको कैसे यहाँ पर उखाड़ा जा सकता है, उस छवि को कैसे साफ और स्वच्छ बनाया जा सकता है, सरकार ऐसे कौन से निर्णय यहाँ पर ले जिससे सरकार की तारीफ यहाँ पर जनता के बीच में हो सके। खासतौर पर जो युवा मुख्यमंत्री है, जिससे उम्मीदें सबसे ज्यादा युवाओं से रखी गई है, तो ऐसे में उन सब चीजों पर कैसे यहाँ पर काम किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर भी बातचीत अवश्य दोनों नेताओं के बीच में हुई होगी। कुछ सलाह सुझाव जरूर यहाँ पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से मुख्यमंत्री को यहाँ पर दिए गए होंगे और प्रदेश से किस प्रकार से बेहतर कामकाज यहाँ पर किया जाना है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। इसके अलावा अगर नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अगर कोई संभावनाएं बनती है, जो बातचीत प्रदेश नेतृत्व के नेतृत्व से होती है, तो ऐसे में कौन सा ऐसा उपयोगी चेहरा होगा जो सरकार के लिए सहायक सिद्ध होगा, जो स्वच्छ छवि का होगा और जिस पर जनता भरोसा यहाँ पर कर सकते हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे चेहरे को यहाँ पर लाना चाहेंगे जो विकास के लिए समर्पित हो और तेज रफ्तार से यहाँ पर काम करता हो, यानी रिजल्ट देने वाला व्यक्ति हो। उनको कैसे जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है, कौन इन समीकरणों को फिट करता है, उन सब चीजों को लेकर भी बातचीत हुई होगी। खैर, ये सभी कयासबाजियों का दौर अभी चल रहा है। जैसे ही निष्कर्ष निकल के सामने आ पाता है तो सभी लोगों को बता दिया, हम सभी दर्शकों को बता भी देंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भगत सिंह कोश्यारी के पुष्कर सिंह धामी की बंद कमरे में हुई ये मुलाकात उत्तराखंड के सियासी लिहाज से इस समय गर्माती, सियासी माहौल को गर्माती नजर आ रही है। और ऐसे में क्या कुछ इस मुलाकात का निष्कर्ष निकला, इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किन और बड़े चेहरों से यहाँ पर मिलेंगे, पार्टी के शीर्ष नेताओं से किनसे मुलाकात होगी, वो भी देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल अभय, और मंत्रियों का भी कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है। क्या ये बदलाव भी इसी स्थिति की वजह से किया जा सकता है जो अभी पिछले दिनों से हमने देखी? हालांकि धामी सरकार ने अपनी छवि को सुधारने के लिए तमाम प्रयास तो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार कहते हैं ना कि अगर दाग लग जाए तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अब ये भी जानकारी आ रही है कि मंत्रियों को लेकर भी तबादले हो सकते हैं। तो इसको लेकर क्या जानकारी, और क्या भगत सिंह कोश्यारी से इसको लेकर कुछ बातचीत चली होगी मुख्यमंत्री की, जो 2 घंटे की बातचीत हुई है? तो ये कह सकते हैं कि युवा चेहरा, युवा नेतृत्व प्रदेश के लिए काफी अहम इस समय रोल अदा कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं, त्वरित गति से जिस प्रकार से वो काम यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा में सभी लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यशैली से काफी संतुष्ट भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सरकार के बाकी जो मंत्री हैं, खासतौर पर कह सकते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं, जिनको लेकर काफी सवाल इस समय यहाँ पर उठ रहे हैं, जिस प्रकार से विधानसभा में अवैध नीतियों को लेकर उन पर बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। बिल्कुल अभय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से माहौल उत्तराखंड में बना हुआ है उसको देखते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। फिलहाल अभय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के दिल्ली दौरे को एक संयोग करार दिया है, जिसमें राज्य की जनता को उम्मीद है कि इस बार भी मुख्यमंत्री धामी अपने दिल्ली दौरे से बड़ी सौगात लेकर आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी और इस धामी के दौरे को, मुख्यमंत्री के दौरे को एक संयोग बताया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के दौरे के बाद कई तस्वीरें भी दिल्ली से सामने आई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी तस्वीर सामने आई। और लेकिन अब इसको लेकर ये जानकारी आई है, विपिन कैंथोला ने ये कहा है कि मात्र एक संयोग है, मुलाकात मात्र एक संयोग है मुख्यमंत्री के साथ शीर्ष नेतृत्व के तमाम पदाधिकारियों की। माननीय मुख्यमंत्री जी कल एक पर्यटन विभाग का कार्यक्रम था दिल्ली के अंदर, उसमें शामिल होने गए और निश्चित रूप से उसमें उत्तराखंड को अवार्ड मिला है पर्यटन के क्षेत्र में। विभिन्न जो हमारी उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार है, विभिन्न योजनाओं को लेकर के, विभिन्न प्रारूपों को लेकर के मुख्यमंत्री जी समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व से मिलते हैं। अंकिता के परिजनों को मिलेगी 25 लाख की आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है, निर्देश उन्होंने दिया है। अपराधियों को सजा दी जाएगी, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इसको लेकर धामी के द्वारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कई बार कहा जा चुका है और अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खास निर्देश दिया है, अपराधियों को दिलाई जाएगी कठोरतम सजा, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा और इस मामले पर तो त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद से ही सियासी हलचल बहुत तेज हो गई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन सरकार भी इस मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आई और इस पर कार्रवाई की गई। और अब पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़े निर्देश इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कठोरतम सजा इसमें दी जाएगी, परिजनों को भी आर्थिक मदद। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मुखर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस मामले पर राजनीति करने के बजाय पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार ने एसआईटी गठित की है और जिसको भी अगर कोई सुझाव देना है तो एसआईटी को दे सकता है। सरकार ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने का निर्णय लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी ये तय किया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। अंकिता हत्याकांड को लेकर मनबीर चौहान ने ये बातें कही हैं, आपको बता रहे हैं। मनबीर चौहान ने कहा, राजनीति करने की बजाय सहानुभूति रखनी चाहिए परिवार के प्रति। अंकिता के परिवार के प्रति सभी दलों को सहानुभूति रखनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही उस अंकिता को और उनके परिजनों को तत्काल प्रभाव से जल्द न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी
कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है। अंकिता के परिवार को सरकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे रहे और ये धरना उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर था। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और उसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी इस धरने में बैठे रहे और सभी की एक ही मांग थी कि अंकिता को इंसाफ मिले। धरने पर बैठे कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे और अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सभी बैठे। कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप भी सभी के द्वारा लगाया गया। देहरादून में धरना प्रदर्शन किया गया, विपक्षी दल इसमें शामिल हुए। प्रोफाइल व्यक्ति किसी को बचाने की कोशिश हो रही, जिस जल्दीबाजी से डोजर चलाया गया, जैसे वहां आगजनी की गई, सबूत मिटाने की कोशिश भी, और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और उसके लड़की के पिता की कन्वर्सेशन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी उसको किस नियत से टेप किया गया और किस तरीके से उसको सार्वजनिक किया गया, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। ये भी एक पहलू है देखने का। और दूसरा की बेटी, बेबस बेटी, उत्तराखंड की बेटी जो रोजगार की तलाश में कुछ रिसोर्ट में जाती है, अपने बूढ़े माँ बाप भाई छोटे भाई की देखरेख के लिए, उसके भरण पोषण के लिए नौकरी करने को जाती है और वो गायब हो जाती है। पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई हत्या के बाद और फिर जो है साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कौन है वो वीआईपी जो हमारी बेटी की अस्मिता से खेलना चाहता है, जिसको एक्सकॉर्ट करने के लिए अंकिता के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर कई संगठनों ने कैंडल मार्च कर अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सजा देने के साथ ही अंकिता भंडारी के परिजनों को सरकार से आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसी को लेकर लोग एकजुट हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मसूरी में भी कैंडल मार्च निकाला गया। अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की गई, परिजनों को आर्थिक सहायता और एक व्यक्ति को नौकरी की मांग सरकार की तरफ से की गई। आज जो है हमारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन ने जो है अंकिता भंडारी की जो निर्मम हत्या की गई है उसके लिए एक हमने कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें हमने यही संदेश देना है कि कैंडल मार्च निकालते निकालते हम लोग थक चुके हैं। कब ये देश के हालात सुधरेंगे? अब तो देश की बात तो बहुत बड़ी है, अब हमारे जो है प्रदेश में, हमारे उत्तराखंड में ऐसे निर्मम हत्याएं की जा रही है बेटियों की, बेटों की। इसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे जो है उत्तराखंड प्रदेश में भी ऐसे हालात हो गए हैं कि जैसे हम लोग कभी यूपी में सुनते थे कि आए दिन जो है कोई ना कोई हत्याकांड कुछ ना कुछ होता रहता था। देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। देखो जी, जो अंकिता भंडारी छोटी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जिन्होंने उनके साथ किया उनको जल्दी से जल्दी कठोर सजा दे, फांसी दे। और हम सरकार से वो करते हैं कि जो उनके आर्थिक मदद करे और जो उनके भाई है उसको कहीं ना कहीं ऐसे सरकारी नौकरी दिलाए जो उनकी आर्थिक सहायता चल। हम सरकार से सितारगंज में पुलिस प्रशासन ने होटल, ढाबों, रिजॉर्ट में देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान प्रशासन को सितारगंज के होटल सितार और सिसोना में स्थित होटल अशोक में अनियमितताएं मिली, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों होटल को सीज किया है। और साथ ही सितारगंज में पुलिस प्रशासन के छापेमारी अभियान के बाद से हड़कंप मच गया। शहर का माहौल बिल्कुल बदल गया और जो तमाम व्यापारी हैं, तमाम जो होटल मालिक हैं, उन सभी के अंदर डर का माहौल बन गया, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है उसके बाद जब अनियमितताएं जहां पाई गई वहां पर सील करने की कार्रवाई भी की गई है। और उसी वजह से रिजॉर्ट मालिकों के अंदर और साथ ही साथ होटल के जो मालिक हैं उनमें भी डर का माहौल व्याप्त हो गया।
छापेमारी अभियान जब चलाया गया उसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। ठीक है, इसको सीज किया गया है और जब कमियां पूरी कर ली जाएंगी उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। हाँ, ये तो चल ही रही है, अभियान चल ही रहा है। सभी जितने भी होटल्स हैं सभी को में जो भी कमियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। मसूरी के एसडीएम नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में कई विभागों के अधिकारियों ने मसूरी में अवैध रूप से संचालित हो रहे रिजॉर्ट, होटल्स और होम स्टे साथ ही साथ गेस्ट हाउस पर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम के निर्देश में मसूरी पर्यटन विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जल संस्थान प्रशासन और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम ने मसूरी के कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत मसूरी के होटल इंडिया पर अनियमितताएं पाए जाने के बाद होटल और फूड लाइसेंस न होने पर होटल को सीज किया गया। होटल पर कार्रवाई की गई। सघन चेकिंग अभियान पहले चला और चेकिंग अभियान में जब अनियमितताएं पाई गई, कमियां पाई गई तो उन कमियों पर कार्रवाई भी की गई। होटल को सीज किया गया। अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई देखने को मिली है मसूरी में। होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, स्पा, ये सब गतिविधियां जो राज्य में चल रही हैं वो कानूनी रूप से ठीक तरीके से चलें, वो कानून का पालन करें, इलीगल तरीके से कोई एक्टिविटी संचालित करने की कोशिश ना करें और ना ऐसा कोई निर्माण करें या कोई ऐसी कार्रवाई करें जो कानून के खिलाफ हो। इसके लिए एक कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने बनाई है। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको लेकर के आज हमने सारे होटल मसूरी के चेक किए हैं। या उनके ओनर वहाँ पे नहीं रहते थे और कोई केयर टेकर उनको चला रहा था, तो इमीडिएटली उनके ऊपर पेनल्टी लगाते हुए उनके लाइसेंस जो है तीनों के तीनों हमारे द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ होटलों पे भी विधिवत जांच की गई। कई होटल जो है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे और लेकिन जिनके पास सराय एक्ट था तो उनके ऊपर मात्र पेनल्टी लगा के ही उनको अगले 48 घंटे के अंदर पर्यटन विभाग का पंजीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। और जिनके पास न सराय एक्ट है न पर्यटन विभाग का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे होटलों को सील करने की कार्रवाई। उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों पर कार्रवाई देखने को मिली है और कार्रवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को विधानसभा के लिए नए सचिव की तलाश है। अध्यक्ष विधानसभा ने कहा है कि जिस प्रकार से विधानसभा में उथल पुथल चल रही है, ऐसे में उन्हें नए सचिव की तलाश है जो विधानसभा के कार्यों को पारदर्शी तरीके से संचालन कर सके। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों के मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल पर कार्रवाई देखने को मिली। उन पर कार्रवाई की गई है, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और जिसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष को नए सचिव की तलाश है। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय थोड़ी सी उथल पुथल मची है विधानसभा में और मेरे पास इस समय सचिव भी नहीं है, तो उसकी तैयारी में हूँ। ढूंढ रही हूँ कोई ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा सक्षम तरीके से चला पाए। तो जल्द मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय थोड़ी सी उथल पुथल मची है विधानसभा में और मेरे पास इस समय सचिव भी नहीं है, तो उसकी तैयारी में हूँ। ढूंढ रही हूँ कोई ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा सक्षम तरीके से चला पाए। तो जल्द मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। उत्तराखंड में एक बार फिर अंकिता हत्याकांड मामले के बाद राजस्व व्यवस्था पर सवाल उठने लग गए हैं और दरअसल जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात के निर्देश दे चुके हैं कि जिन क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था की सबसे अधिक ज़रूरत है उन जगहों पर पुलिस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, जिसके बाद इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं राजस्व व्यवस्था पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के सवाल उठाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जो सवाल उठाए हैं उसकी वास्तव में प्रदेश में ज़रूरत है। अब राजस्व व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, पूर्व सीएम ने व्यवस्था पर उठाए हैं सवाल। रितु खंडूरी के सवालों का उन्होंने समर्थन किया है। देखिए, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है और विधानसभा स्पीकर भी एक व्यक्ति हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि उनके विवेक पर ही इसको छोड़ना चाहिए। मतलब सर, आपको लगता है कि प्रेमचंद जी में वो नैतिकता नहीं रही कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? मतलब नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है।
मैंने कहा है कि उनके विवेक पर ही उसको छोड़ना चाहिए। कायदे अनुसार सर उनको देना चाहिए वैसे कायदे में। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक्ट से अलग विभागों को तबादलों में मिल सकती है छूट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, स्थानांतरण समिति ने तबादला संबंधित नीतियों को धारा 27 के तहत दी है छूट। 2 साल दुर्गम, 3 साल सुगम में तैनात आरटीओ और एआरटीओ के होंगे ट्रांसफर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 5 साल एक ही पद पर 3 साल रहने वाले राज्य कर्मियों के होंगे तबादले। दुर्गम में तैनाती के इच्छुक शिक्षकों को गृह जनपद में तैनाती में मिलेगी छूट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 साल दुर्गम, 3 साल सुगम में तैनात आरटीओ और एआरटीओ के होंगे ट्रांसफर। एक्ट से अलग विभागों को तबादलों में मिल सकती है छूट। देहरादून में बनाए जा रहे सैन्य धाम के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान गणेश जोशी ने सैन्य धाम सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2023 तक सैन्य धाम का काम पूरा कर लिया जाए। आज सैन्य धाम जो हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पर की, क्योंकि पिछले कई दिनों से अनियमितताओं के कारण उस बैठक को हम नहीं कर पाए थे। क्योंकि एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डेंगू के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और डेंगू के केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। देहरादून में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। 45 नए मरीज मंगलवार को सामने आए हैं और अब तक 716 मरीजों की डेंगू होने की पुष्टि हुई है। मंगलवार को 13 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे। डेंगू के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।